प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चैप्टर, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बोलो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मेरा जो इनकम है वो मेरे एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। यही तो, मेरा इनकम मेरा एक्सपेंडिचर से जितना ज्यादा है उसको अपने क्या बोल देंगे बेटा? अच्छा, तुम क्लास 11 और 12 में दो टर्म पढ़ा होगा। एक टर्म होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक टर्म होता है नेट प्रॉफिट। याद है? ग्रॉस प्रॉफिट तुम निकालता था ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट निकालता था कौन से अकाउंट से? पीएल अकाउंट से। यही तो। बट इकोनॉमिक्स में बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का मतलब अलग है। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स में बेटा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है सुन लो, प्लीज सुन लो। मान लो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? जब तक ये नहीं सिखाऊंगा समझ में नहीं आएगा। सेल्स लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपया, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे 20,000 रुपया। हाँ, और यहाँ पे परचेज वेजेस डालते थे, मान लो 70,000 रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, कितना आ जाता था? 50,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद तुम कौन सा अकाउंट बनाता था? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में बाई जीपी लिखता था, कितना लिखता था? 50,000। उसके बाद यहाँ पे सैलरी डालता था, रेंट डालता था, डेप्रिसिएशन डालता था, इंटरेस्ट डालता था, बैड डेट डालता था, ट्रैवल एक्सपेंसेस डालता था, रिपेड डालता था, मेंटेनेंस डालता था, डिस्काउंट अलाउड डालता था, बहुत सारा खर्चा डालता था। मान ले तो मिला के 40,000 है। कितना है? तो तेरा नेट प्रॉफिट आ जाता था, कितना आ जाता था? 10,000। यस और नो? ये अकाउंट्स में था ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में बेटा ये जो नेट प्रॉफिट आया ना तुम्हारा फाइनल, इकोनॉमिक्स में ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इकोनॉमिक्स में ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इकोनॉमिक्स में ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग, ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट योर इनकम माइनस एक्सपेंस। और अच्छा से लिख दो तो ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस, जो कि हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे सारा इनकम ले लिया, सब ले लिया, और सारा एक्सपेंस ले लिया, तब जाके मेरा कौन सा प्रॉफिट आ गया? अकाउंट्स में इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, मगर इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे एग्जांपल में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000। यह आ गया मेरा किसका प्रॉफिट? इकोनॉमिक्स में ग्रॉस प्रॉफिट। इन इकोनॉमिक्स कोई दिक्कत है यहाँ पे? इकोनॉमिक्स में ग्रॉस प्रॉफिट मतलब बेटा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलते हैं? तो सर इकोनॉमिक्स में नेट प्रॉफिट किसको बोलेंगे वो बताइए हमको। सुनो बेटा, मेरा खुद का जमीन है ये, मैं इस जगह में पढ़ाने का रेंट नहीं देता हूं। मैं इस जगह में पढ़ाने का रेंट, तो मैं पीएल में 2 रेंट लिखूंगा? नहीं ना लिखूंगा, क्योंकि रेंट मेरा खर्चा है ही नहीं। रेंट मेरा जा ही नहीं रहा है, जगह मेरा खुद का है, तो मकान मालिक कोई है ही नहीं, तो मैं रेंट किसी को दूंगा ही नहीं। तो मेरा रेंट का कोई आउटफ्लो नहीं होगा, पीएल में 2 रेंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इकोनॉमिक्स बोलता अरे गधा सुन, तू रेंट नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन तेरा रेंट आ जाता अगर तुम उस जगह को ट्यूशन में नहीं पढ़ा के किसी को भाड़ा में देता। तो मेरा, मैं ये मत सोचो कि मेरा रेंट नहीं लग रहा है, खुश मत हो। अरे भाई, तुम उस जगह में ट्यूशन पढ़ा रहे इसलिए रेंट नहीं लग रहा है, मगर अगर तुम ट्यूशन नहीं पढ़ाता, उस जगह में किसी को काम करने देता, और उस जगह का मान लो 6,000 रुपये भाड़ा आ जाता। अब वो भाड़ा आ रहा है मेरे को? नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उस जगह में पढ़ा रहा हूँ, खुद ही यूज कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक इनकम आते आते रुक गया, एक इनकम आते आते। बेटा इनकम नहीं आना भी तो एक तरह का खर्चा ही है, एक तरह का लॉस ही है। आज अगर मैं एक जगह जाता और इस जगह से मेरे को पता है कि 2,000 का लिफाफ आ जाता, कोई फंक्शन में जाना था, वहां पे अंकल आंटी 2,000 का लिफाफ देते मेरे को, मैं नहीं गया, 2,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अपने बोलते हैं ना अरे यार काश जाता, कितने का नुकसान हो गया। तो भैया इनकम नहीं आना भी तो एक लॉस है। तो ये जो लॉस हुआ इसको बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अगर कोई जगह तुम खुद लेके रखा है, उसका भाड़ा आते आते रुक गया, उसको बोलते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड कॉस्ट कब आएगा? जब जगह तुम खुद ओन करके रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, आई हैव अ डिग्री ऑफ सीए, और मान लो मैं ट्यूशन से सपोज 30,000 पर मंथ कमाता हूं। कितना? मेरे को खुश होने का जरूरत नहीं है, क्यों बताओ? क्योंकि यार अगर मैं कहीं जॉब करता सीए का ऑफिस में, मान लो एक बार एक छोटा फिगर रखता हूं, 10,000 रुपया वहां से भी तो मिलता, अब वो नहीं मिल रहा है। तो मैं ये क्यों खुश हो रहा हूँ कि मेरे को 30,000 मिल रहा है? नहीं यार, 30,000 मिल तो रहा है, मगर एक इनकम आते थे रुक गया, कितना? तो अल्टीमेटली मेरे को फायदा कितने का हो रहा है?
20,000 का ही तो फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है मेरा? 30,000 का इनफ्लो है और 10,000 आता वो रुक गया, तो नेट में फायदा कितने का हुआ? ये मेरा इंप्यूटेड कॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ? 10,000, क्योंकि मैं अपना लेबर खुद यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। अदरवाइज मैं लेबर किसी और को देता, वो मेरे को उस पर क्या देता? पैसा देता। तो ये 10,000 का मेरा इंप्यूटेड कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? तो बेटा अभी एग्जाम्पल में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 आया, और मान लो मेरा रेंट देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर रेंट जगह मेरा खुद का इसलिए रेंट देना, अगर इस जगह को मैं ट्यूशन में यूज नहीं करता, रेंट मिलता, मान लो कितना का रेंट मिलता, वो तो अब नहीं मिला, तो फाइनल 10,000 का फायदा नहीं हुआ। फायदा कितने का हुआ? क्योंकि 10,000 मिला मगर 6,000 आते तो रुक गया, फायदा नहीं हुआ ना वो मेरा, वो लॉस हो गया। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट में से बेटा इंप्यूटेड कॉस्ट माइनस कर दो। इंप्यूटेड कॉस्ट कितना है बताओ? 6,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 4,000। तो इफ यू डिडक्ट इंप्यूटेड कॉस्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, इफ यू डिडक्ट इंप्यूटेड कॉस्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, यू विल गेट नेट प्रॉफिट। समझा मेरा बात? हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे, पता है कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा तुम लोग सोच भी नहीं सक रहा है। चैप्टर 7 है, इस चैप्टर से बेटा एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का? बट क्लास 12 में 1-1 मार्क्स के लिए बेटा कॉलेज रुक जाता है। समझा मेरा बात? तो 1 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर मैं इतना बोल देता हूँ कि तुमको लंबा लंबा आंसर करने का जरूरत नहीं है, इस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन प्रिपेयर करना। समझा मेरा बात? पर टीचर्स को पढ़ाना तो सभी कुछ पड़ता है, क्योंकि 1 मार्क्स में लोग क्या पूछेगा तुमको पता नहीं, तो बर्डन हम पे आ गया। समझा? तो सर मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने तुमको पढ़ाया प्रॉफिट का मतलब, और मैं ऐसा बोलूँ इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट सेम हो गया, प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट कैसे आया बेटा? जीपी माइनस इंप्यूटेड कॉस्ट। ये बात एकदम समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। क्लियर हो गया? बुक से क्या क्या लर्न करना मैं सब बता दूंगा, पहले समझ लो अच्छा से चैप्टर को। क्लियर हो गया? डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट समझ में आया क्या तुमको? क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज सुनो मेरा बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर सबसे पहला बात है, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट? क्या बोला? इसका मतलब बेटा प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्यों पैदा होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट क्यों पैदा होता है? पैदा इन द सेंस ऐसा नहीं कि 9 महीना पेट में रहता है, ऐसा थोड़ी है। प्रॉफिट कहां से उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट क्यों एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है, प्रॉफिट क्यों एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट? तो पहला एलिमेंट है, प्रॉफिट बेटा आ रहा है क्योंकि वो लोग रिस्क ले रहा है, रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, राइट? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। मिला? पेज नंबर बुक का 92 में मिल जाएगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हायर द रिस्क, लोअर द रिस्क। मैंने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपया लगा दिया, अगर 10% मिला तो 1 लाख मिलेगा। मैं अगर मान लो 1,000 लगाता तो 100 रुपया मिलता। तो जितना ज्यादा तुम कैपिटल लगाएगा, जितना ज्यादा रिस्क लेगा, प्रॉफिट उतना, जितना कम प्रॉफिट, जितना कम रिस्क लेगा प्रॉफिट भी उतना। तो पहला, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा एलिमेंट क्या, सुन लो। प्रॉफिट बेटा अराइज हो रहा है ड्यू टू इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? दुकानदार जो तुम्हारा बगल वाला में बेच रहा है, अगर तुम उससे कुछ हटके बेचा, लोग किससे खरीदेगा? तो प्रॉफिट किसका बढ़ेगा? तो प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, टू डू समथिंग न्यू इन द मार्केट, टू डू समथिंग न्यू, क्रिएटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तो जितना ज्यादा इनोवेशन होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा। इनोवेशन जितना कम करोगे, अगर मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं करोगे बेटा, प्रॉफिट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। समझ रहा है? प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। दूसरा क्या बेटा? प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू इनोवेशन। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 बेटा, प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू मोनोपोली। क्या बोला? अगर तेरा मोनोपोली है, तुम ज्यादा दाम में बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा? मोनो मतलब वन, पोली मतलब सेलर। एक ऐसा मार्केट जहां पे बेचने वाला, तो लोग तुमसे ही खरीदेगा। तो अगर मोनोपोली है, तुम हाई प्राइस में बेचो, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, उसको तुमसे लेना ही पड़ेगा। तो अगर मोनोपोली मार्केट है, प्रॉफिट ज्यादा रहता है। परफेक्ट कंपटीशन रहता है, प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत बेचने वाले, बहुत खरीदने वाले, प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाएगा तुम। 3 कारण समझा? पहला, प्रॉफिट इज द, दूसरा अराइजेज ड्यू टू इनोवेशन, तीसरा प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 4,
प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, समझो मेरा बात। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट में थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर दो। क्या कर दो? प्रोडक्ट में हल्का फुल्का चेंज कर दो। तुम पता नहीं मेरे को नोटिस करता है कि नहीं जो लोग बाल में अगर एक शैम्पू लगाएंगे तो उनको वही शैम्पू अच्छा लगने लगता है, शैम्पू ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दुकानदार उसके हिसाब से प्रोडक्ट को कुछ बदला है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया है। साबुन जैसे लक्स का भी है, डव का भी है। अब जिसको डव अच्छा लगता है वो डव यूज कर रहा है, क्योंकि डव तुम्हारी त्वचा को क्या कर देती है? स्मूथ बना देती है। लक्स तुमको गोरा बना देगा। क्या बना देगा? गोरा। यस और नो? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तुम अपने प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर आओ ताकि लोग तुमसे खरीदे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो लेज एक ही तरह का होता, खाली ग्रीन पैकेट वाला, उसमें जाल नहीं होता, बट जिसको बेटा झाल पसंद है तो लेज वालों ने उनके लिए अलग तरह का लेज लाया, रेड पैकेट वाला, चिली वाला, तो उनको वही पसंद है, तो कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे तो अलग अलग वैरायटी निकाल कर। यस और नो? तो प्रॉफिट आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप जितना अपने प्रोडक्ट को अलग करोगे लोग आपसे खरीदेगा, बट जिंदगी भर अगर एक ही प्रोडक्ट रखोगे तो लोग आपसे नहीं खरीदेगा। डोसा कितना तरह का मिलता है? सादा डोसा, मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, चीज डोसा, बटर डोसा, उसके बाद धनिया डोसा। जाओ दिल्ली में 60-70 तरह का डोसा मिलेगा तुमको, वहां पे 60-70 तरह का। चटनी भी उतना ही तरह का, 10 तरह का चटनी है कोई। तो दुकानदार लोग देख रहे हैं, हाँ वैरायटी है, चल कुछ भी खा लेते हैं। ये सुन, डोसा का दाम भी वैसा ही है वहां पे। क्यों? समझ रहा है? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। कितना पॉइंट हो गया? 4। पहला पॉइंट क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोडक्ट, एंड लास्ट बेटा प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू विंडफॉल गेन। लिख लो, प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू विंडफॉल गेन। प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू विंडफॉल गेन। सर व्हाट इज विंडफॉल गेन समझो। जब तक समझाऊंगा नहीं बुक में समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। विंडफॉल गेन क्या हो गया? ये हर बार नहीं हो सकता, हर बार नहीं हो सकता। सडनली मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उस चीज का मजा ले सकता है तो प्राइस बढ़ा दो। डिमांड दुर्गा पूजा वगैरह में क्या होता है? डिमांड बहुत हाई रहता है, कपड़ों का सेल बहुत ज्यादा होता है, ये सो नो, तो उस समय दाम ज्यादा लो, कस्टमर भी लेगा ही लेगा, उसको शॉपिंग करना है। तो अगर डिमांड सडनली ज्यादा है, कोविड में सडनली डिमांड बढ़ गया था, दुकानदार अगर ज्यादा प्राइस भी ले रहा था, हम लोग को देना पड़ रहा था, ऑप्शन नहीं था, तो प्रॉफिट अगर डिमांड ज्यादा है, विंडफॉल गेन जो हर बार नहीं होता है, विंडफॉल गेन हर बार नहीं हो सकता है। डिमांड ज्यादा हो गया, यस और नो, सप्लाई चीजों का कम है तो प्राइस क्या हो जाता है। तो ये सब हर बार आपको नहीं मिलता, मगर जब मिलेगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको। तो प्रॉफिट ऑल्सो राइजेस ड्यू टू विंडफॉल गेन। सडन डिमांड वगैरह हो गया, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, उसको और ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो दुकानदार दाम भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगर कोई दुकान बहुत ज्यादा चलेगा ना, तुम देख रहे 2-3 महीने उसका दाम बढ़ जाएगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि उसको पता है कस्टमर उसी से लेगा। तो इसको बोलता है विंडफॉल गेन। क्या बोलता है? 5 पॉइंट समझा? पहला पॉइंट रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, मोनोपोली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, विंडफॉल गेन। इस क्वेश्चन को बोलते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट, या क्यों प्रॉफिट अराइज होता है। इन 5 कारणों से प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलता है। क्लियर हो गया मेरा बात? समझा मेरा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर इनकम। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर इनकम। प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर इनकम, 2-3 कॉमन डिफरेंस पहले मैं तुम लोग को बता देता हूं। ठीक है? प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर इनकम में क्या क्या डिफरेंस है। चलो, मान लो मैं यहां प्रॉफिट लिखा और यहां अदर फैक्टर इनकम लिखा। अदर फैक्टर इनकम समझ रहे हो? जैसे मान लो फैक्टर 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। तो समझ लो प्रॉफिट और वेजेस में क्या फर्क है, या प्रॉफिट और लैंड को क्या मिलता है, तो प्रॉफिट और रेंट में क्या फर्क है। सीधा बात है, अपने एक एग्जांपल में समझता कि सर प्रॉफिट और मान लो बेटा लेबर का वेजेस में क्या फर्क है। ठीक है? प्रॉफिट और वेजेस में क्या फर्क है। अदर फैक्टर इनकम कुछ भी हो सकता है ना, तो एक एग्जांपल के लिए इजी करने के लिए समझ लो प्रॉफिट और वेजेस में क्या फर्क है। सबसे पहला चीज, सर प्रॉफिट इज द रेसिडुअल इनकम। क्या बोला मैंने? रेसिडुअल मतलब जो बच जाता है वही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज द, अगर नहीं बचा तो लॉस भी हो सकता है, बच गया तो प्रॉफिट, उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। लेकिन वेजेस ऐसा नहीं है बेटा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है। पहले से लेबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि तुम इतना कपड़ा बनाएगा, कितना लेगा। प्रॉफिट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, उसको वेजेस देना ही पड़ेगा। तभी तो तुम ट्रेडिंग में 2 वेजेस निकाल के फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है। ग्रॉस लॉस आता है कि नहीं आता है? वेजेस तो देना ही पड़ेगा उसको, भले तुम्हारा लॉस है तो क्या हुआ।
तो ये हो गया बेटा कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। अदर फैक्टर्स आर ऑलवेज वेजेस। एग्जाम में मत लिखना वेजेस, मत लिखना एग्जाम में, लिखना अदर फैक्टर्स आर कॉन्ट्रेक्चुअल। वेजेस तो एग्जांपल दिया होता है कि तुमको समझ में आ जाए। लेबर इज द, प्रॉफिट इज द अदर फैक्टर। अच्छा एक सवाल है, क्या प्रॉफिट जीरो हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस। तो प्रॉफिट कैन बी जीरो और नेगेटिव। क्या वेजेस कभी नेगेटिव हो सकता है? लेबर तुम्हारे लिए काम करेगा और वही तुमको पैसा देगा, वो तो पैसा लेगा। नेगेटिव तो वही होता है कि वो काम कर रहा है वही पैसा दे रहा है। तुम यहाँ पे मेरे से पढ़ने और मैं तुमको रोज का 200 रुपया दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रॉफिट जो रेसिडुअल इनकम है, वेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। और बेटा प्रॉफिट कैन बी जीरो और नेगेटिव, राइट। प्रॉफिट जीरो और नेगेटिव हो सकता है, मगर इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। यस और नो? ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि इस साल मेरा प्रॉफिट 10,000 है, अगले साल 15,000 हो गया, लॉस भी हो गया? क्या वेजेस हर महीना हर साल चेंज होता है? उतना ज्यादा तो चेंज नहीं होता है। इस साल 6,000 है, अगले साल 6,200 हो गया, 6,500 हो गया। क्या ज्यादा चेंज होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, अदर फैक्टर उनका उतना फ्लक्चुएट। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्लक्चुएट्स मोर या प्रॉफिट चेंजेस रैपिडली, राइट। प्रॉफिट ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ज्यादा रैपिडली चेंज होता है ना। लेकिन बेटा अदर फैक्टर इनकम उतना रैपिडली चेंज नहीं होता है। रैपिड डज नॉट रैपिडली चेंज, डज नॉट रैपिडली चेंज, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है। यस और नो? तो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम में बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्या चीज रिस्क लेने से मिल रहा है? नहीं भी तो हो सकता है प्रॉफिट, रिस्क तो है। लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेबर को कोई रिस्क लेना नहीं पड़ता है, वो अपना काम करके निकल जाएगा। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो रिस्क इन्वॉल्व किस में रहेगा बेटा? प्रॉफिट में रहेगा रिस्क इन्वॉल्व। इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व, नो रिस्क इन्वॉल्व। यस और नो? इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? समझा? ठीक है। अच्छा, इतना पॉइंट काफी है। फिफ्थ पॉइंट समझाने के लिए एक चीज समझाना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट समझा तुम लोग, पहले ये बताओ। ठीक है, अब आओ आगे समझा रहा हूं, सुनो। हम्म अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए पहले वो समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े बेटा प्रॉफिट का मतलब और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेम होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। फिर आया नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में क्या बताया मैंने? जीपी में से इम्प्यूटेड कॉस्ट में। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इफ वी डिडक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम इम्प्यूटेड कॉस्ट वी विल गेट नेट प्रॉफिट। ट्रू या फॉल्स? गलत। क्वेश्चन बोले इफ वी डिडक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम इम्प्यूटेड कॉस्ट। गलत है ना, इम्प्यूटेड कॉस्ट को जीपी से हटाना है ना। तो इफ वी डिडक्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट वी विल गेट नेट प्रॉफिट। इम्प्यूटेड कॉस्ट में से जीपी हटाना है ना, तो डिडक्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट फ्रॉम जीपी। भैया जीपी माइनस इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है ना। तो लैंग्वेज क्या होता है? डिडक्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट फ्रॉम जीपी। अगर तुम ऐसा बोलेगा डिडक्ट जीपी फ्रॉम इम्प्यूटेड कॉस्ट, तब तो वो ये हो गया। जीपी को तुम यहां से, वो थोड़ी होगा। यू हैव टू डिडक्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट फ्रॉम जीपी। ये सब चीज याद रखो, समझा? उसके बाद मैंने बोला व्हाट आर द एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट था। रिस्क टेकिंग एलिमेंट है, इनोवेशन एलिमेंट है, मोनोपोली एलिमेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एलिमेंट है, और लास्ट विंडफॉल गेम। उसके बाद मैंने बताया प्रॉफिट और अदर फैक्टर का इनकम का 4 डिफरेंस। एक जो है वो जीरो नेगेटिव हो सकता है, एक कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। एक रेसिडुअल इनकम है, एक फ्लक्चुएट कम करता है, एक फ्लक्चुएट ज्यादा करता है। प्रॉफिट ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं करता। और लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? एक जो रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है और एक में रिस्क लेना नहीं पड़ता है। समझा? अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द assumptions ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस? व्हाट आर द assumptions, what are the assumptions of profit maximization hypothesis? What are the assumptions of profit maximization hypothesis? इस क्वेश्चन को भी रट्टा मार लेना। What are the assumptions of profit maximization hypothesis? ये अगर लर्न कर लोगे तो पीछे एक क्वेश्चन और है, वो सेम टू सेम है, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे
क्वेश्चन और है, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमेशन हाइपोथेसिस। जो assumptions है वही क्रिटिसिजम्स भी है, समझा। एक लर्न करोगे तो लिमिटेशन या क्रिटिसिजम्स अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे बुक में टोटल 7 assumption दिए हुए, कितना तुम लोग कितना करना पड़ेगा। गलत, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, एक नहीं करना है, 7 तो करना है। कहां से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम है ना। लॉन्ग नहीं आएगा तो किस लाइन से एमसीक्यू या जो भी आएगा वो कहां से आएगा नहीं ना पता, समझा। तो सातों का सातों पॉइंट तुमको दिमाग में होना चाहिए। देर आर टोटल 7 पॉइंट, समझा मेरा बात। और इस सातों का सातों पॉइंट तुमको जहन में होना चाहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहला अजम्पशन क्या है सुनो। सबसे पहला अजम्पशन है, ये लोग ये अज्यूम करता है बेटा कि जो लोग प्रॉफिट कमाना चाहता है वो लोग प्रोड्यूसर है। क्या है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, इट इज अज्यूम्ड दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। फर्म जो है वो प्रोड्यूसर है, फर्म जो है वो रिटेलर होलसेलर नहीं है, वो क्या है। इसका मतलब प्रोड्यूसर बेटा इनपुट यूज करता है और क्या बनाता है, आउटपुट। तो पहला assumption समझा, फर्म इज अ प्रोड्यूसर, इनपुट यूज करके क्या बनाता है। इनपुट क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, उसके मदद से कपड़ा बनाएगा चाहे बुक बनाएगा। फर्म इज अ प्रोड्यूसर, फर्म इज अ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस इनपुट टू प्रोड्यूसेस आउटपुट। पहला एजम्पशन समझ गया, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बोल रहे इनपुट जो मार्केट से मिल भी जाता है और आउटपुट को मार्केट में सेल भी कर देता है। इनपुट आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड आउटपुट इज ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट। ये पूरा एजम्पशन पहला है। पहला एजम्पशन रिपीट करो, क्या है बोलो। द फर्म इज अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट, द इनपुट इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट एंड द आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट। हो गया यार, ये पहला एजम्पशन हो गया। क्लियर हो गया पीयूष, याद है क्या, बोलो हिंदी में समझाओ। वो आउटपुट है, इनपुट आसानी से मिल जाता है और आउटपुट को आसानी से बेच देता है। क्लियर। दूसरा एजम्पशन समझो, बोल रहा है जो फर्म है ना, जो फर्म है उनको उनको डिमांड फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बहुत गंदा एजम्पशन है, मतलब फर्म को डिमांड के बारे में पता है कस्टमर का। ऐसा होता है क्या, अज्यूम किया, अज्यूम तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। अज्यूम कर रहा हूं कि मैं आज रात के लिए मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, ऐसा होता है क्या। अजम्पशन तो तुम कुछ भी कर सकता है ना, बट ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन गलत है। सेकेंड एजम्पशन क्या बेटा, द फर्म इज अ, द फर्म नोज द डिमांड फंक्शन विद सर्टेनिटी। फर्म को बेटा डिमांड फंक्शन पता है सर्टेनिटी के साथ लोगों का, कि क्या डिमांड होगा क्या नहीं होगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। द फर्म नोज द डिमांड फंक्शन विद सर्टेनिटी, ऐसा नहीं हो सकता। ये अजम्पशन जो इसका क्या बन जाएगा बाद में, लिमिटेशन। मैंने बोला ये आंसर जब करोगे तो आपको अपने आप लिमिटेशन का आंसर लर्न हो जाएगा, ये अजम्पशन है। और एक चीज बता दो, सुन लो, एग्जाम में एमसीक्यू यहां से पूछता है बेटा, जो लोगों का डिमांड कर होता है ना, ये मैं रेवेन्यू चैप्टर में अच्छे समझाऊंगा, बट एक बार के लिए समझ लो खाली। लोगों का डिमांड कर जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है। क्या है, अब ये क्या है क्या नहीं, इसके लिए रेवेन्यू चैप्टर जब आएगा तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। सर ने ये लाइन लिखा है खाली, डिमांड कर्व इज नोन एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। बस एक बार के लिए इतना समझ के रखो, क्योंकि इसको समझाऊंगा तो रेवेन्यू चैप्टर समझाना होगा, वो भी संभव नहीं है। खाली इतना कि डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व को क्या बोलते हैं, बस इतना एक बार के लिए समझ के रख लो। क्लियर। पहले मैं वापस बोल रहा हूं, पहला असम्पशन था जो फर्म है बेटा वो प्रोड्यूसर फर्म है, वो इनपुट यूज करके क्या बनाता है, इनपुट बाजार में मिल जाता है और आउटपुट बाजार में बेच देता है। दूसरा, फर्म को डिमांड फंक्शन पता है सर्टेनिटी के साथ, यानी फर्म जो है वो लोगों का डिमांड जानता है। और डिमांड कर को क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर। क्या बोलते हैं, डिमांड रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है बेटा, या फिर एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है। तीसरा असम्पशन देखो लिख रहा हूं, फर्म ऑल्सो नोज इट्स कॉस्ट फंक्शन विथ सर्टेनिटी। फर्म को यह भी पता है, फर्म को यह भी पता है कि उसका कितना खर्चा लगेगा। ऐसा होता है क्या भैया, अगर तुमको सब पता है लोगों का डिमांड क्या है, तुमको पता है कॉस्ट क्या, तो तुम भगवान है, तुम प्रॉफिट निकाल लो। ऐसा होता है, अजम्पशन है, कुछ भी मान सकता है। बोला तो अजम्पशन में तुमको जहां मन, तुम आंख बंद कर लो, तुम जाओ, तुम सिंगापुर घूम रहा है, लिमिटेशन पैसा नहीं है, कहां से घूमे। तो अजम्पशन में तुमको जो मानना है तुम मान, पीयूष तुमको जो अज्यूम करना है तुम कर सकता है, आंख बंद करके जो ख्याल करना है। बट वो सब क्या रहेगा, सपना। सपना पूरा होने में क्या लगता है, समय लगता है। सपना पूरा भी हो सकता है लेकिन समय लगेगा और पैसा लगेगा, ठीक है, पैसा सन का। 3 हो गया। पहला क्या हो गया, द फर्म इज अ प्रोड्यूसर, इनपुट यूज करके आउटपुट बनाता है।
दूसरा फर्म को डिमांड फंक्शन पता है, सर्टेनिटी के साथ डिमांड कर को एवरेज रेवेन्यू कर बोलते हैं। तीसरा देखो मैं एक तुम मेरे पता नहीं तुम्हें नोटिस कर रहा है कि मैं जब पहला फंक्शन पढ़ा रहा हूँ पहला रिवाइज करा रहा हूँ, दूसरा पढ़ा रहा हूँ पहला दूसरा रिवाइज करा रहा हूँ, तीसरा एजम्पशन पढ़ाया तीनों रिवाइज कराया। पढ़ने का ये तरीका होता है, कभी भूलेगा नहीं जिंदगी भर में, समझा? कभी जिंदगी में ही नहीं भूलेगा। अब जैसे मैं चौथा पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तो फिर तुमको ये वापस से रिवाइज कराऊंगा चारों पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है सुन लो। चौथे लोग अज्यूम करता है, बुक में जो लिखा है उसको सरल भाषा में बता देता हूं कि फर्म सोल प्रोप्राइटर है। क्या है सोल प्रोप्राइटर? मतलब समझता है जिस धंधे को एक ही इंडिविजुअल मैनेज करेगा, यानी फर्म पार्टनरशिप भी नहीं है, फर्म कंपनी भी नहीं है, फर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है। फर्म कौन सा है? बुक का लैंग्वेज पढ़ो। ये थ्योरी एज्यूम करता है फर्म इज ओन्ड एंड मैनेज बाय वन इंडिविजुअल, द ओनर ऑफ द फर्म इज नोन एज प्रोप्राइटर और एंटरप्रेन्योर। तो चौथा असम्पशन क्या है? सोल प्रोप्राइटर। बट क्या तुमको हर बार बाजार में सोल प्रोप्राइटर लोग मिलता है? कभी पार्टनरशिप नहीं होता है, कंपनीज नहीं है दुनिया में। असम्पशन गलत है। ये असम्पशन बाद में क्या बन जाएगा? लिमिटेशन। चारों लिमिटेशन, अब चारों असम्पशन जल्दी से। पहला थोड़ा बोल दोगे चल जाएगा। द फर्म इज अ प्रोड्यूसर फंक्शन व्हिच यूजेस इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट। द इनपुट इज अवेलेबल इन द मार्केट, द आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट। पॉइंट नंबर 2, द फर्म नोज द डिमांड फंक्शन विद सर्टेनिटी, द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज द डिमांड कर्व। पॉइंट नंबर 3, द फर्म आल्सो नोज द कॉस्ट फंक्शन विद सर्टेनिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एंड पॉइंट नंबर 4, द फर्म इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर और द एंटरप्रेन्योर। बात कर, याद हुआ? याद कर लो, समझा? चलो पांचवा पॉइंट सुनो ध्यान से। बोला है फर्म जो है बेटा वो गिवन, द फर्म ऑपरेट्स विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। द फर्म ऑपरेट्स विद इन अ गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन। ठीक है, द फर्म ऑपरेट्स विद इन अ गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझा रहा हूं, ये भी फालतू का assumption है। द फर्म ऑपरेट्स विद इन गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन। ठीक है, द फर्म ऑपरेट्स विद इन गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन। मतलब समझो क्या बोल रहा है। फर्म अगर ये लोग अज्यूम कर लिया कि फर्म 3 महीना काम करेगा तो वो उसी 3 महीना काम करेगा, 6 महीना काम करेगा तो वही टाइम पीरियड है, उसके बाद ऑपरेट ही नहीं करेगा। अब एक चीज बताओ, तुमको अगर ऑपरेट करके प्रॉफिट मिल रहा है तो तुम ऑपरेट नहीं करेगा आगे? करेगा ही करेगा। तो ये गिवन टाइम पीरियड का बात ही कहां से आया? ये गिवन टाइम पीरियड का बात किसके लिए आता है पता है? जो गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न समझता है मेरा कोई इरादा नहीं है बिजनेस को बंद करने का, मैं हमेशा, बट बिजनेस का सबसे बड़ा अजम्पशन ही होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कि वो क्या है? गोइंग कंसर्न। हम लोग यही तो मानते हैं कि कोई बिजनेस करे तो हमेशा, बट ये लोग बोले नहीं, द फर्म ऑपरेट्स ओनली विद इन अ गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना सा ध्यान रखना, ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म जस्ट गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन में ऑपरेट कर रहा है, उसके बाद ऑपरेट नहीं करने वाला है। पांचवा अजम्पशन है, ऐसा नहीं होता। पहला प्रोड्यूसर वाला, दूसरा क्या है बेटा? डिमांड फंक्शन, तीसरा कॉस्ट फंक्शन, चौथा प्रोप्राइटर ओनर है, और फिफ्थ पॉइंट है द फर्म ऑपरेट्स विद इन अ गिवन टाइम पीरियड हॉराइजन, जो कि संभव नहीं है। समझा मेरा बात? और सिक्स पॉइंट भी और क्या बोल रहा है पता है? बोल रहा है कि जो लेवल ऑफ टेक्निक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी चेंज नहीं होगा कभी जिंदगी भर। अगर टेक्निक सेम रहेगा तो वो सेम ही रहेगा। मैं यही का एग्जांपल ले लो, मैं आज से 2 महीना पहले कैसे पढ़ाता था व्हाइट बोर्ड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, पाँव बहुत दर्द करता था मेरा। कोई आ रहा है पढ़ाओ, खड़े रहो 8-8 घंटा 9-9 घंटा, तुम बताओ इस बुढ़ापे में कितना खड़ा रहेगा आदमी? तो भैया अपने को तो क्या चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। तुम लोग को भी दिख रहा है, हमको भी मजा आ रहा है बैठ के पढ़ाने में, रिकॉर्डिंग भी हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी सेम है कि अपग्रेड हुआ है? अपग्रेड हुआ है, यस और नो? तो भैया ये लोग क्या मान रहा है? टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी सेम रहेगा। क्या तुम जिंदगी भर सेम ही प्रोडक्शन करेगा? नहीं। लोग मानो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कभी, और तो और क्या मान रहा है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होगा। ये तो सबसे ज्यादा होता है, कस्टमर का टेस्ट में सबसे ज्यादा चेंज होता है। आज तुमको जो चीज पसंद है, क्या जिंदगी भर वही चीज पसंद रहेगा? नहीं रहेगा यार। आज के जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितना बदल रहा है, हर साल साल भर में उनका टेस्ट प्रेफरेंस क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ये सुन लो, तुम्हारा बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया टेस्ट प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? तो यार ये सब अजम्पशन है जो कि गलत है सब। कितना अजम्पशन हो गया? 6 अजम्पशन हो गया। क्लियर रानी? दो दो अजम्पशन बता पाओगे? हिंदी में समझा दो, बोलो। पहला, फर्म इज अ प्रोड्यूसर फंक्शन। दूसरा, फंक्शन पता है। तीसरा बोलो। सोल प्रोप्राइटर है। उसके बाद टाइम पीरियड हॉराइजन गिवन है। उसके बाद लास्ट बोला कि लोग अज्यूम करता ना टेक्नोलॉजी चेंज होता है, ना प्रोडक्शन चेंज होता है, ना टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है। और लास्ट सातवां अजम्पशन, सातवां अजम्पशन बोल रहा है ये लोग अज्यूम किया कि फर्म के पास, इट इज अज्यूम दैट, इट इज अज्यूम दैट, ये भी फालतू का अजम्पशन है। मतलब कोई अजम्पशन ढंग का नहीं है। तभी तो सारे अजम्पशन क्या बन जाते हैं। कोई भी अजम्पशन अगर ढंग का होता मैं बोलता कि हाँ ये अजम्पशन अच्छा है, बट कोई अजम्पशन अच्छा
नहीं है, खाली पहला वाला फिर भी थोड़ा ठीक है कि प्रोड्यूसर मान के इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी वो भी हर बार प्रोड्यूसर थोड़ी होता है, नहीं ना, तो वो भी तो गलत जैसा ही है। इट इज अज्यूम डैट, ये तो और घटिया है, डैट द फर्म हैज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड अनलिमिटेड टाइम। फर्म हैज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, टाइम एंड एबिलिटी। फर्म हैज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, अच्छा से लिख देता हूं, फर्म हैज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन या टाइम एंड एबिलिटी। फर्म का इतना इंफॉर्मेशन है, इतना एबिलिटी है कि वो सब कुछ कर सकता है, डिमांड फंक्शन पता कर सकता है, कॉस्ट फंक्शन पता कर सकता है, ये तो तभी एबिलिटी है, तभी तो लोग कंपेयर कर पा रहे हैं ना। तो अज्यूम क्या कर रहा है, फर्म के पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन होगा तभी तो वो लोग डिमांड फंक्शन पता कर पाएगा, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन होगा तभी तो लोग कॉस्ट फंक्शन पता कर पाएगा, अनलिमिटेड एबिलिटी रहेगा तभी तो ये सब कर पाएगा। तो लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द पॉइंट कि द फर्म हैज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, टाइम एंड एबिलिटी टू कवर ऑल दीज एक्शंस। कौन सा ऊपर का 6 एक्शन, तो ये लास्ट पॉइंट जो जस्ट उसको मर्ज करके आया कि फर्म के अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, टाइम एबिलिटी है। क्लियर। सातवां assumption देखो मैं बता रहा हूं, हिंदी में या इंग्लिश में कौन बता पाएगा मेरे को बता रहा, मैं सातों इन्फॉर्मेशन पहले ऐसी assumption ऐसे ही बता देता हूं। पहला सुन लो ध्यान से, मैं पूरा इंग्लिश में बता रहा हूं। द फर्म, थोड़ा धीरे बोल रहा हूं ताकि सुन पाओ तुम लोग। द फर्म इज द प्रोड्यूसर फर्म विच यूजेस इनपुट to convert into output. The input are easily available in the market and output is sold in the market. Point number 2, the firm knows the demand function with certainty. The average revenue curve is also known as the demand curve. Point number 3, the firm also knows the cost function with certainty. Point number 4, the firm is managed and owned by a sole proprietor and such person is known as entrepreneur. ठीक है, याद हुआ चारों? Point number 5, the firm operates within a given time period horizon. ठीक है, याद हो रहा है? पॉइंट नंबर 6, जल्दी से, बातचीत क्यों है? डन। पॉइंट नंबर 6, इट इज अज्यूम दैट, मैंने ऐसे लिखा था, इट इज अज्यूम दैट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन और टेस्ट एंड प्रेफरेंस डज नॉट चेंज। ऐसा होता है क्या? नहीं। एंड लास्ट, इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, टाइम एंड एबिलिटी टू कवर ऑल दीज पॉसिबल एक्शंस। ये सातों क्या बन गया बेटा? अजम्पशन। समझा? अब जब मैंने एजम्पशन पढ़ाया तो हाथों हाथ मेरा फर्ज क्या बनता है, तुम लोगों को क्या पढ़ा देना ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। तो गो थ्रू द पेज ऑफ लिमिटेशन, गो थ्रू द पेज ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन देखो, क्या टाइम हो गया दृष्टि? ओ ठीक है, लिमिटेशंस क्या चीज का लिमिटेशन? ऑफ, जिस चीज का एजम्पशन था उसी का लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन है सर? पहला ही लोग ये अज्यूम किया था कि फर्म इज ओन्ड एंड मैनेज बाय सोल प्रोप्राइटर, ये गलत है। देखो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, सुनो। इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस इट इज अज्यूम दैट द फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज द ओनर एंड मैनेजर। इट वाज ट्रू, ये सही होता अगर फर्म का साइज छोटा होता, तभी ना एक ही आदमी मैनेज करेगा। लेकिन हर बार साइज क्या छोटा होता है? नहीं, हर बार साइज छोटा। बट फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन द फर्म इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बट बेटा जो बड़ा कंपनी है वो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी का साइज बड़ा है ना छोटा है? बड़ा है, ये सुन। लेकिन छोटा सा पान दुकान देखो, उसका साइज छोटा है। तो हर बार बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साइज सबका छोटा हो, किसी किसी का साइज। पॉइंट नंबर 2, तुम लोग टॉपिक को हटा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट बंद करो ना प्लीज। पॉइंट नंबर 2 सुनो। ये लोग अज्यूम किया था कि फर्म को कॉस्ट फंक्शन पता है, यस और नो। फर्म को डिमांड फंक्शन पता है, फर्म को रेवेन्यू फंक्शन पता है। रेवेन्यू मतलब याद है, डिमांड कर को कौन सा कर बोलते हैं? तो वही डिमांड कर भी हो गया ना, रेवेन्यू कर मतलब डिमांड कर। तो सेकंड एजम्पशन क्या था? कितना बजे से क्लास था? कितना बजे आ रहे हो? Many economists argue that even if the firm want to maximize profit, they cannot do so because revenue function and cost function are not known with certainty. ये सेकंड assumption हो गया। मतलब समझो, मेरा ये जो चौथा नंबर assumption था ये लोग गलत साबित किया, इसको गलत साबित किया कॉस्ट फंक्शन वाले को, और डिमांड फंक्शन को भी क्या साबित कर दिया बेटा? दो अजम्पशन में लोग 3 पॉइंट को गलत साबित कर चुका है। मैंने पहले ही बता दिया था जब पढ़ाना स्टार्ट किया, जो अजम्पशन है वही क्या है बेटा? लिमिटेशन। तो अपना 2
लिमिटेशन में 3 कवर हो चुका है ना। हमेशा सोल प्रोवाइडर मैनेज करता है, ना फर्म को अपना कॉस्ट फंक्शन पता है, और ना फर्म को डिमांड फंक्शन पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद लोग और बोला है, सुनो ध्यान से, ये लोग बोला है कि ये लोग हमेशा अज्यूम करता है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ विच, लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या फर्म का खाली गोल प्रॉफिट मैक्सिमम होता है? तुम लोग क्लास 11 में बीएसटी में पढ़ा है सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो द फर्म डज नॉट हैव ओनली सोशल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, द फर्म हैव मल्टीपल गोल्स। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया कि फर्म का खाली गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, फर्म का गोल्स मल्टीपल गोल्स होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना लिमिटेशन हो गया? 3/3 में कितना कवर हो गया? 4 कवर हो गया। सोल प्रोवाइडर वाला गलत हो गया, डिमांड फंक्शन वाला बेटा गलत हो गया, कॉस्ट फंक्शन वाला गलत हो गया, और क्या गलत हो गया? फर्म डज नॉट हैव ओनली द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, द फर्म हैज सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी, मतलब मल्टीपल गोल्स। फर्म का कौन सा गोल है बेटा? मल्टीपल गोल। तो ये भी गलत साबित हो गया। और एक चीज बोला है, सुन लो ध्यान से, ये लोग क्या बोला है कि अगर फर्म जो है शॉर्ट रन में अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना चाहे, क्या लिखा है, इफ द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन दिस में अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इन द एंड। अरे यार सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, मैं हूं बेटा चिप्स बेचता हूं। क्या बेचता हूं? मैं बहुत ज्यादा, 3 महीना में चिप्स से मैंने 40 लाख रुपया कमा लिया। 3 महीना में कितना रुपया? बहुत ज्यादा चिप्स बेचा, लेस बेचा, अंकल चिप्स बेचा, पार्ले का चिप्स बेचा, दुनिया भर का चिप्स बेचा, कितना कमा लिया? तुम लोग देख रहे हैं, अरे क्या बात है सर, नया घर ले रहे हैं चिप्स बेचकर 40, 3 महीना में। समझा? तुम लोग में क्या बात है सर, क्या हो रहा है? मैंने बोला देखो ऐसा सा बात है, चिप्स बेच रहा हूँ। तो पीयूष बोला हाँ सर हम भी डाला लगाएंगे, जीटी रोड पे लगाएगा, पैसा के लिए कुछ भी करेगा। तो पैसा के लिए तो कुछ भी करेगा, जितना नीचे गिरना होगा गिर जाएंगे। पीयूष बोला हाँ सर हम डाला लगाएंगे सर, रात रात भर बेचेंगे। ठीक है, और सही में पीयूष भी कमाना स्टार्ट कर दिया। वो 1 महीना में 8-9 लाख रुपया कमा लिया, 1 महीना में। अब रानी बोल रही क्या बात है पीयूष भाई तुम इतना कमा रहे हो? बोला पता नहीं मेरे को, या मोहित सर बोले थे, मैंने वैसा ऐसा काम किया। क्या बोले? चिप्स बेचो। हाँ चिप्स बेचा। रानी भी पता नहीं 4-5 लाख रुपए 1 महीना में कमा लिया। अच्छा ही कमा रही है 1 महीना में। अब ऐसे करके और लोग बढ़ते चले गए, तुम लोग सब उसमें घुस गया, 12-15 लोग हो गया। अब तुम समझो, शॉर्ट रन में तुम लोग कमाया, लॉन्ग रन में बेटा 12-15 लोग घुस गया। क्या दुकानदार अब खाली मेरे से या पीयूष से खरीदेगा? नहीं, तुम सब से खरीदेगा। मेरा प्रॉफिट क्या होने लगेगा? कम। तो लॉन्ग रन में तुम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। मतलब वापस ये लोग जो सोच रहा था कि हर बार प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। शॉर्ट रन में जरूर संभव है, लॉन्ग रन में कभी संभव नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लैंग्वेज लिखा है, इफ द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन दिस में अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इन द बिजनेस, बट एज अ रिजल्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल फॉल इन द फ्यूचर। फ्यूचर में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तुम्हारा आज बहुत खुश है, आज कमा रहा है, मगर फ्यूचर में ज्यादा कमा नहीं पाएगा। फ्यूचर में प्रॉफिट तुम्हारा गिर जाएगा। ये सुनो, कितना कमाएगा लास्ट में तो जाके गिरेगा ही गिरेगा। कितना पॉइंट हुआ? कितना पॉइंट हुआ? 4, बट एक्चुअली 4 नहीं हुआ, एक्चुअल कितना हुआ? 5 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट है बेटा, वो तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है, फिफ्थ काट देना, ठीक है? ये लिमिटेशन हो गए सारे। आओ अपने जितना पढ़े एक बार इसको 2.5 मिनट में कवर करेंगे। कितना मिनट में? स्टॉप वॉच लगा लेना, 2.5 मिनट से अगर ज्यादा होगा तो कवर नहीं करेंगे, ठीक है? 2.5 मिनट मतलब होता है 150 सेकेंड्स। स्टार्ट बोल देना मेरे को, जल्दी। 2 मिनट रुक के 2.5 मिनट के लिए, 2 मिनट रुक के 2.5 मिनट के लिए आओ। चलो 150 सेकेंड स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलो, पहला प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब या ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है? टोटल ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसके बाद मैंने क्या बोला बेटा? नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करके? इम्प्यूटेड कॉस्ट। उसके बाद मैंने बोला व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट। 5 एलिमेंट है। पहला प्रॉफिट द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, दूसरा प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू मोनोपोली, पॉइंट नंबर 4 प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू विंडफॉल गेन्स। खत्म। What is the difference between profit and other factor income? पहला, profit is the residual income. Other factor is the contractual income. Profit can be zero or negative. Other factor income can never be zero or negative. Profit ज्यादा fluctuate करता है, other factor income fluctuate. Profit में risk involved, other factor में risk involved. नेक्स्ट मैंने बताया बेटा व्हाट आर द assumptions of profit maximization hypothesis. टोटल 7 assumption है। कितना assumption है? पहला assumption सर the firm is a producer function. The producer uses input to produce output. The input is easily available in the market and the output is sold in the
Point number 2, the firm knows the demand function with certainty. The demand function is also known as the demand curve, is also known as the average revenue curve. The firm knows the cost function with certainty. Point number 4, beta, the firm is managed and owned by the sole proprietor. He is also known as the entrepreneur. It is assumed that the level of technology or production does not change. The firm operates within a given time period horizon. And last, there is the firm has unlimited information, time and ability to cover all these actions. इसका limitation, the firm is not always owned by a sole proprietor. There are always large companies which operates in which or scale, large scale, so it is not necessary that the firm is always owned by sole proprietor. Point number 2, the firm may always not know the demand and revenue and cost functions, because हर बार जानना जरूरी नहीं है उनके लिए. Point number 3, again very important, the firm is not only there to earn profit, the firm has also multiple objectives or multiple goals. Yes or no? Point number 5 एक और पढ़ाया. In the short run, if you are earning profit, this will attract new firms in the market, but in long run your profit will fall. Are you getting my point? कितना मिनट हुआ पीयूष? बता दिए सर, आपको हम क्या बोले. समझा? सुनो ध्यान से, ये चीज जो समझा रहा हूं ये नेक्स्ट डे काम आएगा. सुन लो ध्यान से. मैं बताना चाहता हूं एक चीज का मतलब व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, एंड ये सभी के काम का है. हालांकि आज तुम लोग के काम का नहीं आएगा, बट ये तुम लोग भी सुन लो प्लीज कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है. ये सबके काम का चीज है. आगे जाके एक बड़ा चैप्टर हम लोग का, इसमें फिर काम आएगा वो चीज, दोनों के काम आएगा. आईएससी और CWB के. सीबीएसई वाला ऑलरेडी कर चुका है, वो क्लास 11 में वो लोग का था. व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं. बेटा लैंड वाले को क्या मिलता है? रेंट मिलता है. मान लो एक छोटा फिगर लेता है, मान लो 3 रुपया का रेंट है. छोटा फिगर समझ में आएगा. लेबर वाले को वेजेस मिलता है, मान लो 2 रुपया का वेजेस है. कैपिटल जो प्रोवाइड करेगा, जो उधार देगा, वो बदले मेरे से क्या लेगा बेटा? इंटरेस्ट लेगा. कैपिटल जो मेरे को उधार देगा वो मेरे से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा. मैं किसी लोन लूंगा तो इंटरेस्ट लेगा ना मेरे से. मान लो इंटरेस्ट ले लिया, वो कितना रुपया का? और बेटा लास्ट में एंटरप्रेन्योर भी तो एक फैक्टर है. एंटरप्रेन्योर घर क्या लेके जाएगा? प्रॉफिट लेके जाएगा, मान लो 1 रुपया का. बट बेटा तुम समझो, बिजनेस के लिए तो चारों ही खर्चा है. सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा था. सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है. बिजनेस के लिए ये भी खर्चा है, बिजनेस के लिए ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा और ये भी खर्चा है. तो बिजनेस का टोटल कॉस्ट 10 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? चेक कर लो. बिजनेस का टोटल कॉस्ट कितना हुआ? बेटा बिजनेस खाली कॉस्ट कमाएगा ना, रेवेन्यू कॉस्ट इनकर के ना रेवेन्यू भी कमाएगा. रेवेन्यू मतलब पैसा कमाएगा. तो मान लेते बेटा बिजनेस वाले का टोटल रेवेन्यू 10 है. कितना है? टोटल रेवेन्यू 10 है. आइए वो क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू बिजनेस का 10 है, टोटल कॉस्ट 10 है. कोई अगर ऐसा आदमी बोलेगा कि भैया मेरा रेवेन्यू 10 रुपया, मेरा कॉस्ट भी 10 रुपया है, तुम बोलेगा अरे बिजनेस बंद कर, तेरा रेवेन्यू 10 और तेरा कॉस्ट भी, तेरे को तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है. बोलने को तो ये समझ में आ रहा है कि तुम रेवेन्यू भी 10 कमा रहा है और कॉस्ट भी कितना कमा रहा है, इसका मतलब तुम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है. बट गलत है. क्यों? क्योंकि टोटल रेवेन्यू 10 और टोटल कॉस्ट 10 है, मगर इस 10 रुपए में तुम अपना 1 रुपया का नॉर्मल प्रॉफिट घर लेके जा चुका है. ये 10 कैसे आया था? 1 रुपया का प्रॉफिट जोड़ के ना आया था. तो टोटल रेवेन्यू भले ही टोटल कॉस्ट के बराबर है, मगर ये मत समझो यहाँ पे जीरो प्रॉफिट है. नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी इस 10 रुपया में तुम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कितना रुपया का? 1 रुपया का घर लेके आ चुका, क्योंकि 1 रुपया जोड़ने के बाद ही तो कॉस्ट कितना आया था. तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है. इट डजंट मीन कि तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तुम प्रॉफिट कमा रहे हैं, मगर बेटा उस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. क्या प्रॉफिट? तो जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होता है, तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कि कॉस्ट 10 रुपया आया है, मगर 1 रुपया लेने के बाद ना है, तो कॉस्ट 10 रुपया, रेवेन्यू 10 रुपया, दोनों बराबर है, मगर स्टिल यू आर अर्निंग प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट. बट अब एक चीज समझो, सुनो ध्यान से. सर रेंट का फिगर क्या बोला था मैंने? वेजेस का फिगर क्या बोला था? इंटरेस्ट का फिगर क्या बोला था? प्रॉफिट का फिगर? टोटल कॉस्ट कितना आ गया था? आया था 10 रुपया, आया. टोटल रेवेन्यू 12 रुपया. कितना रुपया? कोई को अगर ऐसे बोलेगा ना कि टोटल रेवेन्यू 12 है, टोटल कॉस्ट 10 है, वो बोलेगा अरे भाई तेरा तो 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया. तेरा तो नालायको, तेरा प्रॉफिट 1 रुपया का ही था,
तेरा प्रॉफिट 1 रुपए का ही था, ठीक है, वो 1 रुपया को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? बट अब जो तुम 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए ना, टोटल में तुम 3 रुपया कमाया है, 1 रुपया इधर से 2 रुपये उधर से, बट ये जो 2 रुपये है ना, ये एक्स्ट्रा कमाए, इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट तुम्हारा रेवेन्यू से जितना कम है, या रेवेन्यू तुम्हारा कॉस्ट से जितना ज्यादा है, उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। 1 रुपया तो ऑलरेडी तुम घर लेके जा चुका है, और 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, वो प्रॉफिट नहीं है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो, अगर टी आर टी सी बराबर है, एक साथ आंसर चाहिए, क्या नॉर्मल प्रॉफिट आएगा? आएगा? आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा? नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, क्या नॉर्मल प्रॉफिट आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट तो घर लेके जाएगा 1 रुपया, क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आएगा? द आंसर इज हाँ सर आएगा। कितना रुपया का आया था मेरे एग्जांपल में? अच्छा, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा उस समय लॉस ही हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? क्योंकि एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे देखो, ये मान लो मैं रेवेन्यू 10 लिया था, तो मान लो मैं रेवेन्यू बेटा तुमको ले रहा हूँ 8 रुपया। कितना रुपया? टोटल रेवेन्यू 8 है, टोटल कॉस्ट कितना है? लॉस हो रहा है, तो तुम यार अपना ये भी प्रॉफिट कवर नहीं कर पा रहे तब तो समझ रहा मेरा बात? तो टोटल रेवेन्यू अगर कम है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है, लॉस है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, तो कौन सा प्रॉफिट है? और टोटल रेवेन्यू ज्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, नॉर्मल तो आएगा ही आएगा, साथ में सुपर नॉर्मल भी आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज को याद रखोगे डब्ल्यूबी वालों, मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास जब कराऊंगा 15 मिनट का टॉपिक और हम लोग का, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, इंडिविजुअली पूछूंगा। और ये जो चीज बताया जस्ट तुम लोग को बोला 5 मिनट सुनने की, ये हमारे आगे काम आएगा, बट तुम लोग शायद 3-4 महीना बाद भूल जाएगा, बट स्टिल ट्राई करना, इसको घर जाके एक बार अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ये छोटा सा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलो, हमारा डब्ल्यूबी का क्लास खत्म होता है यहाँ पे।